नमस्कार दोस्तों, रानी अबोल्डे रात्रि के 2 पहरे में बोल पड़ी। अब बारी थी तीसरे पहर की। राजा विक्रमादित्य ने रानी के खिड़की के ऊपर रखे हुए वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, अब तुम ही कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहा कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। एक अय्याश राजा था। वो इतना धूर्त था कि नगर में किसी भी खूबसूरत महिला या लड़की को देख लेता तो अपने रुतबे के दम पर उसे हासिल कर लेता। एक बार उसने अपने पुत्र के जन्मदिन पर महल में उत्सव का आयोजन किया, जहाँ सभी को आमंत्रित किया गया। उसी में मंत्री की पत्नी भी आई थी, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। राजा ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। उत्सव खत्म हुआ, सभी लौट गए, पर उसे रह रहकर बस मंत्री की स्त्री के ही विचार आ रहे थे। उस रात राजा सो भी न सका। उसने पूरी रात करवटें बदलते और मंत्री पत्नी को हासिल करने की तरह तरह की योजनाओं को सोचते हुए ही बिता दी। आखिर राजा को एक युक्ति सूझी। सुबह होते ही उसने बुलावा भेजकर मंत्री को अपने पास बुलवा लिया और एक पत्र देकर कहा, ये फला फला राज्य में लेकर जाना है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। घर जाकर पत्नी को बता राजा के इरादों से अनजान मंत्री निकल लिया गंतव्य की ओर। मंत्री की पत्नी को हासिल करने के लिए उतावले राजा का तो एक एक पल सदियों के बराबर जा रहा था। जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मंत्री सफर पर जा चुका है तो राजा भी इत्र वगैरह लगा चल दिया अपने शाही घोड़े पर बैठकर मंत्री आवास की ओर। जिस समय राजा मंत्री के घर पहुंचा, उसी समय मंत्री की स्त्री, जिसका नाम मोहिनी था, नहाकर गीले बालों को घर के आंगन में बैठकर सुखा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा, वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठा मंत्री वधू मोहिनी का अभिवादन स्वीकार किया। बोली, कहिए महाराज, आज इधर कैसे आना हुआ? राजा बोला, कुछ खास काम नहीं, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों न अपने खास मंत्री के घर सब ठीक ठाक है कि नहीं, हाल चाल लेता चलूं। मंत्री वधू मोहिनी ने राजा को बिठा इज्जत और सेवा भाव से उसकी खूब खातिरदारी की और अच्छे अच्छे पकवान बना राजा के सामने पेश किए। राजा वहाँ खाना थोड़े ना खाने गया था, थोड़ा बहुत खा पी उसने अपने इरादे जाहिर करते हुए उसके हुस्न की तारीफ में बोला, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जितनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। राजा के बुरे इरादों को मंत्री वधू मोहिनी पहले ही तार चुकी थी। वो एक समझदार और पतिव्रता नारी थी, जो राजा के घर आते ही समझ चुकी थी कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को बाहर भेजा है कि राजा उसे अपने जाल में फंसा अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। मोहिनी बोली, महाराज, एक बात बताए, शेर जंगल का राजा होता है, क्या जंगल के राजा को ये शोभा देता है कि वो झूठन खाए और गंदगी में मुंह मारता फिरे? जब एक न्याय देने वाला ही अन्याय करने लग जाए तो प्रजा कहाँ जाएगी? महाराज, आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने मंत्री की स्त्री से ऐसी बातें करें। मंत्री वधू मोहिनी के मुख से ऐसी समझदारी और आँख खोल देने वाली बातें सुनकर राजा खुद पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था। उधर मंत्री कुछ ही दूर चला था, तभी उसे ख्याल आया कि राजा का दिया हुआ पत्र तो वो घर ही भूल आया है। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ दौड़ा दिया। मंत्री जब घर पहुंचा और घर के बाहर राजा का घोड़ा देखा तो उसके पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। मंत्री की पत्नी राजा के साथ रंगरलियां मना रही है, यही सोच सोचकर मंत्री के खून का पानी बनते देर न लगी। फिर भी मंत्री खून का कड़वा घूंट पी गया और चुपचाप जाकर वो पत्र उठाया और बिना किसी के नजर में आए, बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से निकल गया और राजा की बताई हुई जगह पर पहुंचा दिया। पत्र पहुंचाकर जब मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात मंत्री को इनाम में दिए। मंत्री ने सारे हीरे जवाहरात जो कि तो अपनी पत्नी को दिए तो उसकी पत्नी ने कहा, ये इतना सब कुछ कहाँ से आया? मंत्री बोला, ये उसे राजा ने तोहफे में दिया है और
वो अपनी पत्नी मोहिनी को उसके मायके छोड़ आया। ऐसे ही समय बीतता गया। न तो मंत्री ने उसकी कोई खोज खबर ली और न ही उसे लाने गया। जब इस बात को बहुत दिन हो गए तो मंत्री की पत्नी के भाई आखिर थक हार कर मंत्री के पास पहुँचे और कहा कि वो उसकी बहन को लेने क्यों नहीं आ रहा। तब मंत्री ने कहा, मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। मंत्री वधू मोहिनी के भाई राजा के सामने पेश हुए और मंत्री की शिकायत की। राजा ने तुरंत मंत्री को भी बुलवा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा फल फूलों से लदा हुआ बाग इसके हवाले किया था, जिसमें एक मीठे पानी से लबालब भरा हुआ कुआं भी था। परंतु महाराज, आपके सामने खड़े हुए इस शख्स ने हमारे उस हरे भरे सुंदर बाग को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा गया और उस कुएं के मीठे पानी तक को भी खराब कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्यों भाई, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मंत्री बोला, जी महाराज, इन्होंने मुझे उस बाग को जैसा सौंपा था वो उससे भी बढ़िया हालत में मैंने इनको वापस लौटाया है। ये सब सुन राजा ने मंत्री वधू मोहिनी के भाइयों से पूछा, क्या मंत्री ठीक कह रहा है? वो बोले, हाँ महाराज, ये बात सही है कि बाग बिल्कुल सही सलामत है, पर राजा साहब, हम इससे बाग वापस देने की वजह जानना चाहते हैं। राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, बाग वापस करने की वजह ईर्ष्या या नफरत नहीं है। दरअसल एक दिन जब मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे भी ना खा जाए। बस इसी बात के डर से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और सिंहासन से खड़ा होकर बोला, मंत्री साहब, आप अपने बाग में बेखौफ बिना किसी डर के चले जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वो शेर ना ही तुम्हारे बाग में कोई असर छोड़ सका और ना ही बाग का कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। राजा बोला, कसम उस ऊपर वाले की, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद मंत्री सीधा अपनी ससुराल गया और पत्नी मोहिनी को ले आया। सारा माजरा बिना मंत्री वधू की इज्जत उछाले सुलझ गया और दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। इतनी कहानी कहकर राजा विक्रमादित्य रानी की खिड़की से बोले, बताओ रानी की खिड़की, किसका त्याग बड़ा है, राजा का या मंत्री का? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है। ना मेरी कभी सफाई होती, ना कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुन रानी अबोलदे एक बार फिर से खुद पर काबू न कर सकी और तमतमा कर बोली, रे खिड़की, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात नहीं की और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती। सुबह होने दे, तेरे 18 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके तो न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है? विक्रमादित्य बोले, हे रानी, सबसे बड़ा त्याग मंत्री का है। मंत्री ने अपनी पत्नी की पवित्रता पर संदेह कर उसे छोड़ दिया, जबकि वह निर्दोष थी। लेकिन उसने बिना कोई सार्वजनिक हंगामा किए ना ही पत्नी की इज्जत पर आँच आने दी और ना ही राजा का अपमान किया। अंततः जब सच्चाई स्पष्ट हुई तो वह बिना कटुता रखे पत्नी को ससम्मान वापस ले आया। यह उसका संयम, धैर्य और त्याग को दर्शाता है। राजा विक्रम की बात सुन रानी फिर से चुप हो गई। ये देख राजा विक्रमादित्य ने रानी अबोलदे के हार से कहा, हे रानी के हार, 3 पहर कट गए, अब तू भी कुछ कह सुना, जिसे आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, हुंकार जरूर भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है, तो फिर सुनो। 4 दोस्त थे, खाती, ब्राह्मण, दर्जी और सोनार। चारों बेरोजगार थे और रोजगार की तलाश में उज्जैन जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा तो वही रात गुजारने के लिए रुक गए। उन्होंने आपस में तय किया
कि रात्रि के 4 पहर में बारी बारी पहरा देंगे। सभी ने सहमति दर्शाते हुए बारी बारी पहरा देने को तैयार हुए। पहली पहर में खाती का लड़का पहरा देने बैठ गया। उसे टूटी हुई बड़ी लकड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि रात का पहला पहर समाप्त होने में समय है, तो इस लकड़ी का कुछ बनाता हूँ। उसने अपने झोले में से औजार निकाले और पहला पहर समाप्त होते होते उसने काट का एक सुंदर लड़की का पुतला बना दिया। पहला पहर खत्म होते ही उसने दर्जी के बेटे को उठा दिया और सो गया। दर्जी उठा तो उसने देखा कि एक स्त्री की आकृति उसे दिखी। जब उसने पुतले के पास जाकर देखा तो वो एक काठ का पुतला था। उसने सोचा कि ये जरूर खाती की करामत होगी। उसने भी सोचा कि मैं इसे थोड़ा और सुंदर बना दूं। रात का दूसरा पहर कटने में अभी समय है। उसने भी अपने झोले से कुछ कपड़े निकाले और उसे सीने लगा। दूसरा पहर खत्म होते होते उसने काठ के पुतले को कपड़े और चूड़ियां पहना दी और दूसरा पहर खत्म होते ही उसने सोनार के लड़के को जगा दिया। सोनार का लड़का पहरा देने लगा तो उसे एक स्त्री दिखाई दी। उसने सोचा इतने रात गए, इस घने जंगल में स्त्री कहाँ से आएगी। उसने करीब जाके देखा तो उसे काठ का एक पुतला दिखाई दिया। पुतला बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। उसने सोचा जरूर ये खाती और दर्जी की करामात होए, तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, और रात का तीसरा पहर कटने में अभी समय है। ये सोचकर उसने अपने झोले से अपना साहित्य निकाले और पुतले के लिए जेवर बनाने बैठ गया। रात्रि का तीसरा पहर खत्म होते होते उसने काठ के पुतले को जेवर पहना दिए और ब्राह्मण के लड़के को रात्रि के चौथे पहर का पहरा देने उठा दिया। जब ब्राह्मण ने काठ के पुतले को देखा तो उसे लगा ये सब इन तीनों का काम है। शायद ये लोग मेरी तंत्र विद्या की परीक्षा ले रहे हैं। तो ब्राह्मण के लड़के ने रात्रि का चौथा पहर समाप्त होते होते अपनी तंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में जान डाल दी। अब वह पुतला सुंदर लड़की में तब्दील हो गया। जब तीनों ने उस लड़की को देखा तो ब्राह्मण ने सब उन्हें बता दिया और बोला मैंने इसमें अपनी तंत्र विद्या से जान डाल दी है, अब इससे मैं विवाह करूंगा। तब खाती का लड़का बोला पर इसे तो मैंने बनाया है, तो इस पर मेरा अधिकार है। तभी दर्जी बोला इसे मैंने वस्त्रों से सजाया है, इसीलिए ये मेरी हुई। तब सोनार का लड़का कहता है कि मैंने इसे आभूषणों से सजाया है, इसीलिए ये मेरी हुई। उस सुंदर स्त्री के सामने चारों दोस्त झगड़ा करने लगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य हार पर बैठे वीर से कहता है अब बताओ वीर, उस सुंदर कन्या पर किसका अधिकार होगा। रानी का हार कुछ नहीं बोला और ना ही रानी कुछ बोली। अब तो रात्रि का चौथा पहर भी समाप्त होने को आया था, पर रानी अबोलदे चुप बैठी थी। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उस सुंदरी पर केवल ब्राह्मण का ही अधिकार होगा, क्योंकि उसने अपनी तंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में जान डाली थी। रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय हो, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी अबोलदे फट पड़ी और बोली इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा विक्रमादित्य तुम तो बड़े न्यायप्रिय फिरे बनते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा ये न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। ये न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी अबोलदे बोली ब्राह्मण ने उस पुतले में जान डालनी थी, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाता है। पुतले को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्मानुसार वो युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी अबोलदे की तरफ देखते हुए कहा वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है। और माफ करे रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी है, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो।
राजा विक्रमादित्य की बात सुन रानी अबोलदेव ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। राजा विक्रमादित्य हर्षों सहित हो बोला, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोलदेव चौथी बार बोली। ढोलिया ने डंका उठा ढोल पर दे मारा। रानी अबोलदेव ने वायदे के अनुसार उसके कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए उनको मुक्त कर दिया और बड़े धूमधाम से रानी अबोलदेव की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई। राजा विक्रमादित्य रानी अबोलदेव को उज्जैन नगर ले आए। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि न्याय केवल तर्क पर नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और रानी अबोलदेव की धर्मसंगत सोच ने सही निर्णय को उजागर किया। अंततः चतुराई और न्यायप्रियता के साथ राजा ने न केवल रानी की प्रतिज्ञा पूरी करवाई बल्कि प्रेम और धर्म की विजय भी सुनिश्चित की। दोस्तों, कहानी अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।